हेलो दोस्तों, आप सबका मेरी स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेजुबान इश्क का 21वां भाग लेकर आ गए हैं और इस स्टोरी में हम सबने देखा है कि शूद्र अंजलि को छोड़कर अपने घर वापस चला जाता है। तभी अंजलि अब अकेले ही उसकी विला में रहती है और वो बाहर कुछ काम से जाती है। तभी उसके पीछे गुंडे पड़ जाते हैं। वो गुंडों से बचने के लिए सड़क की तरफ भागती है और तभी रुद्र की गाड़ी वहां पहुंच जाती है। अब आगे अगले ही पल गुंडों के पूरे ग्रुप ने मोहित पर हमला कर दिया। मोहित एक एक करके सभी की हड्डियां तोड़ रखा था। राघव वही साइड में खड़ा हुआ मोहित के हर मूव पर सीटियां बजा रहा था। इतने बड़े गधे हो गए हो और एक बेचारी लड़की को परेशान करते हुए शर्म नहीं आती। इस बात का हिसाब तो मैं लूंगा। तुम सबको नानी ना याद दिला दी तो मेरा नाम भी मोहित सूर्यवंशी नहीं। मोहित ने बारी बारी सब गुंडों पे लात घूंसे बरसाते हुए कहा। कुछ मिनट में मोहित ने सभी गुंडों को ढेर कर दिया। सब लोग अपना हाथ पैर पटके जमीन पर लेटे दर्द से बिलख रहे थे। तभी पुलिस की 2-4 गाड़ियों ने आकर वहां पर ब्रेक लगाई, लेकिन मोहित तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अभी भी उन गुंडों के लीडर पर लातें बरसा रहा था। भाई भाई गलती हो गई, छोड़ दो हमें, उस आदमी ने दर्द में चिल्लाते हुए कहा। क्या कहा तूने मुझे भाई? अबे तुझे जैसे इंसान का भाई तो मैं कभी ना बनूं। बॉस बोल बॉस। और आइंदा से अगर तुम में से कोई भी मुझे मेरे भाई या इस लड़की के आसपास भी दिखा तो जान ले लूंगा। मोहित ने गुस्से से उसी आदमी की तरफ देखते हुए वार्निंग भरी टोन में कहा। तभी पीछे से पुलिस वालों ने आकर उन सभी आदमियों को पकड़ लिया और उन्हें जमीन से घसीटते हुए उठाकर जीप में बिठाने लगे। मोहित ने पुलिस वालों से कुछ बातचीत की और फिर वो लोग उन गुंडों को लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गए। तुम ठीक हो ना? घबराओ मत, अब तुम बिल्कुल सेफ हो, शूद्र ने अंजलि की पीठ सहलाते हुए बोला। अंजलि फिलहाल कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। उसने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। शूद्र ने फिर अपने भाई की तरफ देखते हुए कुछ इशारा किया और वो सभी लोग गाड़ी में बैठ गए। शूद्र अंजलि को लेकर बैक सीट पर बैठा हुआ था। मोहित और राघव आगे की सीट्स पर बैठे हुए थे। इस वक्त राघव कार ड्राइव कर रहा था। जैसे जैसे वो जगह पीछे छूट रही थी, अंजलि का डर थोड़ा कम हो रहा था। शूद्र जी, आप वहाँ कैसे आए? अंजलि ने अपनी भारी पलकें उठाकर शूद्र की तरफ देखकर पूछा। अंजलि अभी भी शूद्र की बाहों में थी। शूद्र ने अंजलि को अपनी गोद में बिठाया हुआ था। उसका सर शूद्र के सीने पर रखा हुआ था। शूद्र तो आज मानो अंजलि को खुद से दूर ही नहीं होने देना चाहता था। अंजलि को भी शूद्र की बाहों में होना काफी सुकून महसूस करा रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो तुम मुझे वहां नहीं मिली, तो मैंने अपने आदमियों से तुम्हारे मोबाइल को ट्रैक करवाया। जैसे ही मुझे तुम्हारी लोकेशन मिली, मैं तुरंत यहाँ से निकल आया। शूद्र ने अंजलि की तरफ देखते हुए नॉर्मली कहा। अंजलि ने बस अपनी पलकें झपका दी। अंजलि इस वक्त बहुत थक चुकी थी और रोने की वजह से उसकी हालत और खराब हो गई थी। शूद्र के जाने के बाद अंजलि वैसे ही काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। उसके बिना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वो ना तो ठीक से खाती थी, ना ही ठीक से सोती थी। शूद्र को अंजलि की हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। तुम कुछ देर आराम कर लो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, शूद्र ने अंजलि के गाल पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा। भाई, दादाजी को कॉल करके हॉस्पिटल ही बुला लो, शूद्र ने मोहित की तरफ देखते हुए कहा। मोहित ने शूद्र की बात सुनते ही अपना फ़ोन निकाला और डॉक्टर मित्तल को कॉल कर दिया। जब वो लोग अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर मित्तल पहले से ही वहां पहुंचकर उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। शूद्र ने जल्दी से अंजलि को एक वीआईपी रूम में लिटा दिया।
डॉक्टर मित्तल ने जल्दी जल्दी अंजलि का चेकअप करना शुरू कर दिया। चेकअप के बाद वो शूद्र के पास आ गए। दादाजी, वो ठीक तो है ना? शूद्र ने परेशानी भरी आवाज में डॉक्टर से पूछा। हाँ, वो ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। उन लोगों ने शायद अंजलि को क्लोरोफॉर्म काफ़ी मात्रा में सूंघाया था, जिस वजह से उसे काफ़ी थकावट महसूस हो रही है। वो कुछ देर आराम करेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और साथ में मैंने देखा कि वो पहले से कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई है। उसे देखभाल की ज़रूरत है, उसे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। ये बच्ची पहले ही काफ़ी बुरे वक्त से गुजर चुकी है और अब ये सब उसके साथ हो गया। इसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है, जो इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे तो डर है कहीं ये ज़्यादा प्रेशर के कारण कोमा में ना चली जाए। तुम समझ रहे हो ना? डॉक्टर ने शूद्र को समझाते हुए कहा। जी दादाजी, मैं उसका ख्याल रखूंगा, शूद्र ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा। अंजलि का चेकअप करने के बाद डॉक्टर मित्तल वहां से निकल गए। शूद्र अंजलि का हाथ थामे उसके बेड के पास बैठा रहा और अंजलि के चेहरे को गौर से देखता रहा, जो पीला पड़ चुका था। अंजलि की हालत इस वक्त काफ़ी खराब लग रही थी, जिसे देखकर शूद्र का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। बस मुझे एक बार पता चलने दो कि ये किसी ने जानबूझकर तुम्हारे साथ किया है, मैं उसकी ज़िंदगी उससे छीन लूँगा, शूद्र ने गुस्से से सोचते हुए अपने मन में कहा। तभी शूद्र ने महसूस किया कि अंजलि की बॉडी में हलचल हो रही थी। अंजलि ने अपनी हल्की सी आंखें खोलकर शूद्र की तरफ देखा। शूद्र ने अपने एक हाथ में अंजलि का हाथ पकड़ा हुआ था और उसका दूसरा हाथ अंजलि के माथे पर था। क्या तुम्हें पानी पीना है? शूद्र ने अंजलि से पूछा। शूद्र की बात सुनकर अंजलि ने हाँ में सर हिला दिया। शूद्र ने एक गिलास में हल्का पानी गर्म भरा और फिर अंजलि को बड़े आराम से बेड से उठाकर उसके पीछे बैठा गया। उसके पीछे बैठ गया। अंजलि इस वक्त शूद्र की बाहों में थी, उसका सर शूद्र के सीने पर था। शूद्र ने पानी के गिलास उसके होंठों से लगाया और उसे पानी पिलाने लगा। वही रोहित उस रूम में काउच पर बैठा हुआ था, ये सब देख रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका छोटा भाई किसी की इस तरह केयर कर सकता है। शूद्र की ऐसी केयर साइड मोहित ने पहली बार देखी थी। वही अंजलि जो पानी पी रही थी, उसका ध्यान जब मोहित पर गया तो वो थोड़ा शर्मा गई। वो अभी भी शूद्र की बाहों में थी और मोहित उसे और शूद्र को एक साथ देखकर एक बड़ी सी स्माइल कर रहा था। थैंक यू, आपने उन गुंडों से हमें बचाया। अंजलि ने मोहित की तरफ देखते हुए एक मीठी सी स्माइल के साथ कहा। यूर वेलकम बच्चे। थैंक यू तो तुम्हें मेरे छोटे भाई को कहना चाहिए, वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। जब शूद्र को पता चला कि तुम उस वेयर हाउस में हो तो उस वक्त जो डर मैंने अपने भाई के चेहरे पर देखा था वो आज तक कभी नहीं देखा। वो तो उसी वक्त तुम्हारे पास आ जाना चाहता था और फिर उसने जो जोरदार किक उस आदमी को मारी थी, सभी लोग में तो उसी की खौफ था। मोहित ने अंजलि की तरफ देखते हुए मजाकिया अंदाज में कहा। शूद्र चुपचाप अपने भाई को बोलते हुए सुन रहा था, लेकिन फिर उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा और अपने भाई की तरफ देखते हुए बोला, आपको अब जाना चाहिए, काफ़ी रात हो गई है, जाकर रेस्ट करिए। लेकिन अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं, मेरी रात तो 2 बजे के बाद शुरू होती है। मोहित नॉर्मली शूद्र की तरफ देखते हुए बोला। भाई, मैंने कहा ना, आपको नींद आ रही है, जाकर सो जाइए। शूद्र ने आंखें छोटी करके अपने भाई की तरफ देखते हुए कहा। मोहित शूद्र का इशारा समझ गया कि वो उसे बस वहाँ से भेजना चाहता था।
ताकि वो अंजलि के साथ कुछ देर अकेला रह सके। उसने जल्दी से काउच से उठते हुए कहा, मजाकिया अंदाज में कहा, हाँ भाई, मुझे नींद आ रही है, मैं तो चला सोने। तो भी अगर जल्दी फ्री हो जाए तो सो जाना। अंजलि मोहित की बात सुनकर एकदम से लाल पड़ गई थी। वही शुद्ध उसे घूर कर देख रहा था। मोहित अंजलि को बाय बोलकर जल्दी से वहां से निकल गया। उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत देना, वो ऐसे ही हैं, उन्हें यहाँ कुछ काम था तो मेरे साथ ही आ गए। शुद्ध ने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा। अंजलि ने एक स्माइल के साथ बस हाँ में सर हिला दिया। उसे इस वक्त सभी बातों से ज़्यादा सिर्फ एक बात से फर्क पड़ रहा था कि शुद्ध उसके साथ था। वो फिर से इस तरह शूद्र की बाहों में जाने के लिए बहुत तड़प रही थी। हर रात सोने से पहले उसे बस खुद को शूद्र की बाहों में इस तरह होना इमेजिन करना पड़ता था। वैसे तुमने सिर्फ उन्हें थैंक यू बोला, मुझे नहीं बोलोगी? शूद्र ने अपना सर झुकाकर अंजलि की तरफ देखते हुए पूछा। थैंक यू। अंजलि ने अपना सर उठाकर शूद्र के चेहरे की तरफ देखते हुए एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा। वैसे अगर तुम चाहो तो इस थैंक यू की जगह कुछ और भी दे सकती हो। शूद्र ने अंजलि की तरफ देखते हुए एक गहरी आवाज में कहा। वो दोनों पहले ही एक दूसरे में काफ़ी करीब थे। उनकी सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस की जा सकती थी। अंजलि शूद्र की बात अच्छे से समझ गई थी कि वो क्या चाहता था। उसने अपना हाथ शूद्र के कॉलर पर रखा और उसे हल्का सा नीचे खींच अपने ओंठ शूद्र के ओंठों पर रख दिए। शूद्र को किस करते ही अंजलि की आंखों से आंसू बह गए थे। उसका दिल मानो शूद्र से शिकायत कर रहा हो कि आखिर तुम मुझसे दूर क्यों गए। अंजलि ने तो बस अपने होठ शूद्र के होठों पे रखे थे, लेकिन अंजलि के यूं छूने से शूद्र के पूरे शरीर में एक सनसनी सी फैल गई थी। उसने अपना हाथ अंजलि की गर्दन पर रखा और दूसरा उसकी कमर पर और उसे फैशनैलिटी किस करने लगा। शूद्र अंजलि को काफ़ी सॉफ्टली किस कर रहा था ताकि उसे ज़्यादा तकलीफ ना हो। शूद्र का दिल भी उतना ही बेकरार था जितना अंजलि का, क्योंकि दोनों ने ही इन दिनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा याद किया था। उन दोनों के बदन एकदम से तपने लगे थे। शूद्र की उस किस ने अंजलि की सारी घबराहट और दर्द मिटा दिया था। हॉस्पिटल का वो कमरा काफ़ी शांत था, जिसमें अंजलि अपनी और शुद्ध दोनों की तेज सांसें और धड़कनों की आवाज़ सुन पा रही थी। एक फैशनेट किस के बाद जब शुद्ध ने अंजलि को छोड़ा तब अंजलि उसकी तरफ नहीं देख रही थी। अंजलि ने शर्म से अपनी आंखें झुकाए हुई थी। वो बस शुद्र के सीने की तरफ एकटक देख रही थी। शुद्र के चेहरे पे एक स्माइल थी, जिसके बाद उसने झुककर अंजलि के माथे पर किस कर लिया। मुझे लगा अब आप नहीं आओगे, अंजलि ने भारी आवाज़ में कहा। डार्लिंग, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी हो। मैं चाहे इस दुनिया से किसी भी कोने में रहूं, लेकिन जब मेरी डार्लिंग बोलेगी कि उसे मेरी याद आ रही है तो वो कुछ ही देर में मुझे अपने पास पाएगी। शूद्र ने अंजलि के माथे पर अपना माथा रखते हुए कहा। अंजलि शूद्र की बात सुनकर काफ़ी इमोशनल हो गई थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे बस दोबारा से अपने ओंठ शूद्र के ओंठ पर रख दिए। शूद्र एक पल के लिए हैरान हो गया था, लेकिन फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और अंजलि को जो वो करना चाहती थी करने दिया। अंजलि शूद्र को किस करते करते उसकी शर्ट के 2 बटन खोल चुकी थी। अंजलि इस वक्त शूद्र में खोती जा रही थी। उसने अपना हाथ शूद्र की शर्ट के अंदर स्लाइड करके उसके सीने पर रखा हुआ था। शूद्र ने अपने सीने पर रखा अंजलि का हाथ पकड़ लिया और किस ब्रेक करते हुए अंजलि की आंखों में देखते हुए बोला, डार्लिंग, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं
खुद को रोक नहीं पाऊंगा। देखो, ये हॉस्पिटल है और यहाँ कमरे हमारे रूम की तरह साउंड प्रूफ नहीं होंगे। अंजलि का चेहरा एकदम से टमाटर की तरह लाल हो गया था। उसने अपना सर झुकाकर शूद्र के सीने में छिपा लिया। उसने भी अंजलि को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और वो दोनों अपनी आंखें बंद करके एक दूसरे में इसी तरह खोए रहे। आज न जाने कितने दिनों बाद दोनों के दिलों को चैन मिला था। उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कितने वक्त एक दूसरे को यूं ही थामे रहे। कुछ देर बाद शूद्र अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवा दूं? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, आप बस मेरे पास बैठे रहिए। अंजलि ने शूद्र की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भरते हुए कहा। अंजलि की इस हरकत पर शूद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वो खुद अंजलि से दूर नहीं होना चाहता था। तभी रूम के दरवाजे पर नॉक हुआ और राघव अपने हाथों में खाने का एक बैग लिए रूम के अंदर आ गया। खाने की खुशबू आते ही अंजलि का पेट आवाज करने लगा था। अंजलि ने जल्दी से अपने पेट को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसे इस वक्त काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने कुछ देर पहले ही शूद्र से झूठ बोला था कि उसे भूख नहीं लगी। शूद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो जानता था कि अंजलि ने जानबूझकर उसे झूठ बोला था ताकि उसके गले लगी रह सके। और ये सच भी था। अगर राघव अभी खाना लेकर ना आया होता तो अंजलि ये कभी नहीं कहती कि उसे भूख लगी थी। उसके लिए अपनी भूख से ज़्यादा शुद्ध जरूरी था। खाने से तो उसकी पेट भी की भूख शांत होगी, लेकिन शूद्र के यूं करीब होने से उसकी आत्मा की भूख शांत हो रही थी। झूठी कही कि शूद्र एक स्माइल के साथ अंजलि को देखते हुए बोला। राघव कमरे में खाना छोड़कर वहां से चला गया। शूद्र अपने हाथों से अंजलि को धीरे धीरे खाना खिला रहा था। आज बहुत दिनों बाद अंजलि को खाने में स्वाद आ रहा था। उसकी आंखें तो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि शूद्र उसके पास था। उसे ये सब बिल्कुल एक सपने की तरह लग रहा था। वो खाना खाते खाते बस एकटक शूद्र को देखे जा रही थी, जबकि शूद्र का ध्यान तो बस अंजलि को खाना खिलाने में था। अचानक से शूद्र का फ़ोन बजा और वो फ़ोन अटेंड करने के लिए रूम से बाहर चला गया। अब अंजलि कमरे में बिल्कुल अकेली थी। अचानक से उसकी प्लेट में पड़ा वो खाना बेस्वाद हो गया। उसने वो प्लेट उठाकर साइड में रख दी और चुपचाप बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब शूद्र फ़ोन पर बात करके वापस लौटा तो उसने देखा कि अंजलि सो चुकी थी। फिर उसका ध्यान साइड टेबल पर रखी प्लेट पर गया, जिसमें अभी भी उतना ही खाना था जितना वो छोड़कर बाहर गया था। यानी कि उसके जाने के बाद अंजलि ने एक निवाला भी नहीं खाया था। उसने गहरी सांस भरी और अंजलि के पास आ गया। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, और अगर मैं गया तो मुझे राघव को तुम्हारे साथ रहने के लिए कहना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता। मुझे लगा शायद तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं। मैं सच में बहुत कंफ्यूज्ड हो गया हूँ अंजलि। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। शूद्र ने प्यार से अंजलि की बालों को सहलाते हुए कहा। आधी रात हो चुकी थी। शूद्र रूम में काउच पर बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अंजलि इस वक्त गहरी नींद में सोई हुई थी। उसके माथे पे हल्का हल्का पसीना आ रहा था और उसकी भौहें आपस में जुड़ी हुई थी, जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही हो। वो इस वक्त सपने में अपने माँ बाप का हुआ कार एक्सीडेंट देख रही थी। उसने देखा कि उसके पेरेंट्स को कार उल्टी पड़ी थी, जिसमें उसके माता पिता मरे हुए पड़े थे। वो सपने में ही काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, मॉम डैड कोई मदद करो,
कोई मेरे मॉम डैड को बचाओ। माँ, अंजलि जोर से चिल्लाते हुए बेड पर बैठ गई। शूद्र ने जब अंजलि को चिल्लाते हुए सुना तो वो जल्दी से अपना लैपटॉप छोड़कर भागता हुआ अंजलि के पास आ गया और अंजलि को अपने सीने से लगा लिया। शांत शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? शूद्र ने अंजलि का पीठ सहलाते हुए पूछा। मैंने मेरे मॉम डैड को देखा, उनका कार एक्सीडेंट हो गया था। अंजलि ने रोते रोते शूद्र को बताया। शूद्र अंजलि के बालों को सहलाकर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद जब अंजलि शांत हो गई तो उसने अपना चेहरा उठाकर शूद्र की तरफ देखा और पूछा, आप अभी वापस नहीं गए? आप यहाँ पर वापस क्यों आए थे? मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? कुछ दिनों बाद मैं एक ज़रूरी डील के लिए आउट ऑफ इंडिया चला जाऊँगा। मुझे नहीं पता प्रोजेक्ट कब तक खत्म होगा, इसलिए मैं बस एक बार तुम्हें देखने आया था। रुद्र ने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा और उसके माथे पर किस कर दिया। अंजलि की आंखों में इस वक्त सिर्फ दर्द भरा हुआ था। वो बस शूद्र से यही कहना चाहती थी कि मेरे इतना परवाह मत करो। वो जानती थी कि शूद्र जितना अच्छे से उसके लिए था, जब वो एक दूसरे से बिछड़ेंगे तो अंजलि उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन इस वक्त तो शूद्र से दूर भी नहीं होना चाहती थी। वो शूद्र के सीने से लग गई और उसका सर को कसकर अपनी मुट्ठियों में भर लिया। शूद्र जानता था कि अंजलि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उसे डॉक्टर की बात भी याद आ रही थी कि अगर उसकी मेंटल हालत ज़्यादा खराब हुई तो वो कोमा में जा सकती थी। शूद्र अंजलि की ये हालत देख नहीं पा रहा था। उसे अब अंजलि का ध्यान उन सब बातों से हटाकर उसे शांत करना था। शूद्र ने अंजलि को खुद से अलग करते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। अंजलि की आंखों में अभी भी आंसू बह रहे थे। शूद्र ने अपने हाथों से उसके दोनों गालों पर आए आंसुओं को साफ कर दिए। फिर उसने आगे झुककर पहले अंजलि की दोनों आंखों पर किस किया और फिर उसके दोनों गाल पर। उसके बाद उसने उसकी नाक पर किस किया और फिर उसके होठों को अपने कब्जे में ले लिया। शूद्र अंजलि को काफ़ी सॉफ्टली और डीपली किस कर रहा था। अंजलि भी धीरे धीरे उसके किस में खोने लगी थी। शूद्र उसे किस करता हुआ आगे ही झुक रहा था, जिस वजह से अंजलि अपने आप ही पीछे को हो रही थी। वो दोनों किस करते करते बेड पर लेट गए। अंजलि के होठों को छोड़ने के बाद वो उसकी गर्दन पर किस करने लगा। शूद्र ने कुछ देर बाद अपनी गर्दन उठाकर अंजलि के चेहरे की तरफ देखा तो वो भी सो चुकी थी। गुड नाइट डार्लिंग, अब तुम्हें कोई बुरा सपना नहीं आएगा। शूद्र ने इतना कहकर अंजलि को अपने ऊपर खींच लिया और खुद उसके नीचे लेट गया। हॉस्पिटल का बेड काफ़ी छोटा था, जिस पर एक ही इंसान आ सकता था। शूद्र ने अंजलि को अपने ऊपर सुला लिया। लगभग 10 दिनों बाद अंजलि को इतनी सुकून भरी नींद आई थी। उसे आज कोई सपना नहीं आया। वो बस चैन से शूद्र की बाहों में सो रही थी। अगली सुबह जब अंजलि की नींद खुली तो इस वक्त 8 बज चुके थे। अंजलि ने अपनी गर्दन उठाकर देखा तो इस वक्त वो शूद्र के ऊपर सो रही थी। शूद्र के चेहरे की तरफ देखते ही उसके चेहरे पे एक मीठी सी स्माइल आ गई। पिछले 1 हफ्ते में ये पहली सुबह थी जब सुबह उठते ही अंजलि के चेहरे पे एक स्माइल आ गई हो। शूद्र इस वक्त सो रहा था। उसके बाल हल्के हल्के बिखरे हुए थे, लेकिन वो इस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। अंजलि काफ़ी देर तक उसे यूं ही देखती रही, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल आया जिसने उसके चेहरे पे की स्माइल फिर से गायब कर दी। इस वक्त उसके जहन में शूद्र से दूर होने का ख्याल था। सपनों की दुनिया से बाहर निकल अंजलि, तू चाह कर भी इनके साथ नहीं रह सकती।
चाहे ये तुझे एक्सेप्ट कर भी लें, लेकिन इनकी मॉम तुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी और एक माँ का दिल दुखाना सही नहीं है। अंजलि ने शूद्र के चेहरे की तरफ देखते हुए मन में सोचा और फिर उससे ऊपर से उठने की कोशिश करने लगी। उसने शूद्र से उठने के लिए जान लगा दी पर उठ नहीं पाई। शूद्र ने उसे कस के पकड़ रखा था। अंजलि के हिलने की वजह से शूद्र की भी नींद टूट रही थी। उसने अंजलि की कमर पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ डार्लिंग, इतनी सुबह सुबह उठ क्यों गई? तुम्हें पानी पीना है क्या या फिर कुछ और चाहिए? अगले ही पल शूद्र ने अपनी आंखें खोलकर अंजलि की तरफ देखा। अंजलि इस वक्त शूद्र के ऊपर थी। उसके चेहरे को देखकर शूद्र के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। आज उसका चेहरा कल से काफ़ी बेहतर लग रहा था, जो अब थोड़ी ठीक लग रही थी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। दोनों के दिलों में एक सा सुकून था। शूद्र की आंखें अंजलि की आंखों से होते हुए उसके होंठों पर आके रुक गई। अंजलि की नज़र अब समझ गई कि शूद्र कहाँ देख रहा था। वो थोड़ा घबरा गई थी। कल रात तो शूद्र उसकी खराब हालत के चलते उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया था, पर वो जानती थी कि शूद्र इतने दिनों से उसके बिना रहा था, इसलिए वो ज़्यादा देर तक अंजलि को यूं ही नहीं बख्शेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस वॉशरूम जाना है। अंजलि ने फिर से शूद्र के ऊपर से उठने की कोशिश करते हुए घबराहट भरी आवाज़ में कहा, डार्लिंग तुम फिर से मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही हो। शूद्र ने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा। इस वक्त शूद्र अंजलि को किस करना चाहता था, लेकिन अंजलि तो उससे पीछे हट रही थी। इससे पहले कि शूद्र अंजलि के ओंठों को छू पाता, अंजलि ने अपना मुंह फेर लिया। क्या हुआ, तुम मुझसे नजरें नाराज हो क्या? कल रात तो तुम ठीक थी, तो फिर अब अचानक यूं मुझसे मुंह क्यों फेर रही हो? शूद्र ने अंजलि की तरफ देखते हुए मायूसी भरी आवाज में पूछा। आपने अभी ब्रश नहीं किया है, पहले ब्रश करो। अंजलि ने बात को टालने के लिए शूद्र से यही बहाना लगाया, क्योंकि वो सीधा सीधा नहीं कह सकती थी कि वो उससे दूर जाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि शूद्र उसके करीब आए और अंजलि को उससे दूर होना और मुश्किल हो जाए। पता नहीं आज पहली बार शूद्र को क्या हुआ, वो अंजलि की बात मान गया और उसके साथ वॉशरूम में बस ब्रश करने के लिए चला गया। पहले शूद्र सिर्फ अपने ही चलाया करता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाले को कैसा महसूस हो रहा है, वो क्या चाहता है। लेकिन अंजलि के आ जाने के बाद उसके अंदर काफ़ी बदलाव आ गए थे। वो दोनों इस वक्त हॉस्पिटल के वॉशरूम में खड़े आईने में एक दूसरे की तरफ देखते हुए ब्रश कर रहे थे। शूद्र अंजलि को अपनी गहरी आंखों से देख रहा था और पिछली रात पुलिस ऑफिसर के साथ हुई अपनी बातचीत को याद कर रहा था। फ्लैशबैक कहानी थोड़ी पीछे जा रही है। रात में शुद्ध पुलिस स्टेशन से फ़ोन आने की वजह से रूम से निकलकर बाहर आ गया था। हेलो सर, हम सब ने जब इन लोगों से पूछताछ की तो हमें पता चला कि ये किसी के कहने पर अंजलि को उठा कर ले कर आए थे। इन्हें किसी ने ऐसा करने के लिए पैसे दिए थे। तेलुगु, जो कि उन गुंडों का लीडर है, उसका कहना है कि किसी ने इसे अंजलि का मैसेज बनाकर लीक करने के लिए बोला था। जब वो वीडियो इंटरनेट पर लीक हो जाती तो इन लोगों को पैसे मिलने थे, पुलिस ऑफिसर ने शूद्र को बताया। पुलिस ऑफिसर की बात सुनने के बाद शूद्र की मुट्ठियां गुस्से में कस गई थी। उसके माथे की नसें दिखने लगी थी। किसने भेजा था उन्हें? बस मुझे एक बार उन लोगों का नाम बता दो, शूद्र ने दांत पीसते हुए पुलिस ऑफिसर से पूछा। सॉरी सर, वो इन लोगों से हमें पता नहीं चल पाया। इन्होंने कहा कि उन्हें किसी अनजान नंबर से एक लड़की का फ़ोन आया था।
उसने ही इन लोगों से डील की थी। पुलिस ऑफिसर ने शूद्र की बात का जवाब देते हुए कहा। शूद्र ने इसके बाद फोन रख दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सी लड़की अंजलि के साथ ऐसा कर सकती थी। पहले उसके दिमाग में पायल का ख्याल आया, लेकिन वो तो इस वक्त अपनी माँ के साथ कहीं गई हुई थी, तो वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वही निखिल की हालत पहले से ही शुद्ध बेहद खराब कर चुका था, तो उस पर भी शक नहीं जाता। अब बची थी तो सिर्फ खन्ना फैमिली। शुद्ध को इस वक्त खन्ना फैमिली पर शक हो रहा था। जिसने भी मेरी डार्लिंग के साथ ऐसा किया है, मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। उसकी जिंदगी नर्क से बदतर ना कर दी तो मेरा नाम भी सूरवंशी नहीं। शूद्र ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा। इसके बाद शूद्र ने राघव को खन्ना फैमिली के ऊपर नज़र रखने के लिए बोल दिया। फ्लैशबैक एंड। उन दोनों ने ब्रश कर लिया था और अंजलि अपना मुंह साफ करके जल्दी से वॉशरूम से बाहर भागने लगी थी, लेकिन इससे पहले कि शूद्र ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे दीवार से सटा दिया। अब तो मैंने ब्रश भी कर लिया, अब कोई दूसरा बहाना है तुम्हारे पास? शूद्र ने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा। अंजलि अब शूद्र की तरफ ही देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चुपचाप बस शूद्र की ओर बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। उसकी इस चुप्पी से शूद्र को जवाब मिल गया था। उसने बिना एक भी पल गवाए अंजलि के ओठों पर ओठ रख दिए। उसकी किस डीप और फैसिनेट थी। अंजलि कल रात काफ़ी तेज भागी थी और साथ ही कल रात की वजह से उसके पैर में चोट भी आई थी। डॉक्टर ने उसके उस पांव पर पट्टी तो बांध दी थी, लेकिन अंजलि अभी भी अपने पैरों के दर्द की वजह से ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। शूद्र समझ गया था कि अंजलि ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही है, तो उसने उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रख कर उसे थोड़ा सा उठा लिया। अंजलि इस वक्त शूद्र के सहारे खड़ी थी। तुम तो मेरी एक किस से ही ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही। शूद्र ने अंजलि के माथे पर अपना माथा रखते हुए मजाकिया अंदाज में कहा। ये किसकी वजह से नहीं है। कल रात जंगल में उन लोगों से बचने के लिए मैं काफ़ी देर तक भागती रही, इसलिए पैरों में क्रैम्प्स आ गए हैं। अंजलि ने शूद्र को समझाते हुए कहा। फिर तो ठीक है, मतलब मैं फिर से किस कर सकता हूँ। शूद्र ने एक स्माइल के साथ कहा और अंजलि के होठों पर कब्जा कर लिया। शूद्र ने अंजलि की काफ़ी दिनों से ही नहीं देखा था, जिस वजह से आज वो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगभग 25 मिनट हो गए थे, लेकिन शूद्र अभी भी अंजलि को किस कर रहा था। तभी उन्हें दरवाजे पर एक नॉक सुनाई दी, जिसे सुनने के बाद शूद्र ने उसे छोड़ा था। तभी दरवाजे से अंदर आते शख्स को देखकर शूद्र और अंजलि दोनों ही हैरान हो गए थे। उन्हें देखते ही अंजलि ने अपनी नजरें झुका ली। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि शूद्र की माँ तुलसी सूरवंशी थी। अंजलि का लाल चेहरा देखकर वो काफ़ी हद तक समझ गई थी कि उनके यहाँ आने से पहले यहाँ क्या चल रहा था। उन्होंने शूद्र की तरफ तिरछी निगाहें से देखा और मन ही मन बोली, बेशरम, बच्ची अभी हॉस्पिटल में है, तब भी इससे सब्र नहीं हो रहा है। उन्हें अभी भी याद था कि कुछ दिनों पहले जब उन्होंने शूद्र को अपने लिए कोई लड़की ढूंढने के लिए कहा था, तो उसने ऐसा चेहरा बनाया था जैसे इस दुनिया में ऐसी कोई लड़की थी ही नहीं जो उसका दिल जीत सके। और आज का टाइम था जब अंजलि उसके दिल में फिक्स हो चुकी थी। शूद्र की बिजनेस डील का यहाँ कोई लेना देना नहीं था। जब उसने डॉक्टर मित्तल से सुना कि कोई लड़का अंजलि को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो खुद को रोक नहीं पाया और सीधा फ्लाइट पकड़कर उससे मिलने चला आया। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? शूद्र ने अपनी नजरें इधर उधर करते हुए पूछा। शूद्र की बात सुनकर अंजलि और तुलसी दोनों ने उसे घूर कर देखा, लेकिन शूद्र को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था।
नमस्ते आंटी, आइए ना। अंजलि ने एक डिसेंट स्माइल के साथ शूद्र की माँ की तरफ देखते हुए कहा। शूद्र की माँ ने भी अंजलि की तरफ देखते हुए एक स्माइल कर दी और बड़े प्यार से उससे कहा, जब मुझे पता चला कि तुम बीमार हो तो मैं तुम्हें देखने चली आई। पिछली बार तुमने मेरे लिए खाना बनाया था तो मैंने सोचा मैं भी आज तुम्हारे लिए कुछ बनाकर ले आऊं। शूद्र की मॉम ने अपने एक हाथ में फ्रूट बास्केट पकड़ी थी और दूसरे हाथ में एक टिफिन थी जो उन्होंने टेबल पर रख दिया। उन्हें मोहित से पता चला था कि अंजलि इस वक्त इस हॉस्पिटल में एडमिट थे, इसलिए वो सुबह जल्दी उठकर अंजलि के लिए नाश्ता बनाकर ले आईं। थैंक यू सो मच आंटी, आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई, लेकिन क्या मैं कुछ देर बाद खाना खा सकती हूँ? एक्चुअली अभी मुझे कुछ टेस्ट करवाने हैं तो डॉक्टर ने बोला है वो खाली पेट ही होंगे, इसलिए अभी मैं खाना नहीं खा सकती। अंजलि ने एक स्माइल के साथ शूद्र की माँ से कहा। शूद्र की माँ ने जब उससे इतने प्यार से बात की तो अंजलि काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही थी। पिछली बार के मुकाबले तो इस बार वो बिल्कुल अलग लग रही थी। उनके चेहरे पर गुस्से की जगह एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी और आज तो वो अंजलि के लिए अपने हाथों से खाना भी बना कर लाई थी। ठीक है, तुम जाओ पहले टेस्ट करवा लो, उसके बाद खाना खा लेना और शूद्र को भी अपने साथ ले जाओ। शूद्र के माँ ने अंजलि की तरफ देखते हुए एक स्माइल के साथ कहा, नहीं नहीं, इनकी ज़रूरत नहीं है। मैं इस हॉस्पिटल के बारे में सब जानती हूँ। मैं यहाँ एज ए डॉक्टर काफ़ी समय तक काम किया था। अंजलि ने एक स्माइल के साथ कहा। किया था? शूद्र की माम ने शिवालिया निगाहों से अंजलि को देखते हुए पूछा। जी, वो किसी वजह से मुझे रिजाइन करना पड़ा था। अंजलि ने अपना सर झुकाए शूद्र की माम को जवाब देते हुए बोला। इससे पहले शूद्र की माँ उससे और कोई सवाल पूछती, शूद्र ने जल्दी से बीच में बोल दिया, इसे अब अपनी पीएचडी की पढ़ाई करनी है। अगर तुम पीएचडी करने की सोच रही हो तो बहुत अच्छी बात है। हमारी फैमिली में एक और पीएचडी डिग्री आ जाएगी। शूद्र की माँ ने एक स्माइल के साथ कहा। उनकी बात सुनकर तो शूद्र और अंजलि दोनों ही हैरान हो गए थे और बड़ी बड़ी आंखों से उनकी तरफ देख रहे थे। अंजलि तो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही थी। पिछली बार तो उन्होंने उसे शूद्र से दूर जाने के लिए कहा था, लेकिन अभी वो खुद शूद्र को उसके साथ भेज रही थी। वही शूद्र भी अपनी माँ की ओर हैरानी से देख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ अंजलि को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगी। शूद्र ने अंजलि को जाने का इशारा किया क्योंकि उसे अपनी मॉम से अकेले बात करनी थी। अंजलि ने हाँ में गर्दन हिला दी और चुपचाप रूम से बाहर निकल गई। मॉम, ये सब क्या है? आप अचानक से उससे इतने अच्छे से बिहेव क्यों कर रही हैं, जबकि पहले तो आप उसके मुंह पर पैसे मार कर आई थी ना? शूद्र ने अपनी मॉम से थोड़ा सख्ती से पूछा। तुम उस बात पर ज़्यादा ध्यान मत दो, वो मैंने बस उस लड़की को परखने के लिए किया था और मैंने तुम्हें बताया तो था वो एक अच्छी लड़की है। शूद्र, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम शादी करके अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। तुम्हारा बड़ा भाई तो मेरी नहीं सुनता, तुम ही सुन लो। तुम्हारी ज़िंदगी में अब एक लड़की आ चुकी है और मैं जानती हूँ वो एक अच्छी लड़की है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वही मेरे घर की बहू बने। शूद्र की माँ ने शूद्र की तरफ देखते हुए कहा। आपने उसे पिछली बार डरा दिया था। शूद्र ने मुंह बनाते हुए कहा। जानती हूँ, मैंने उसे पिछली बार डरा दिया था, इसलिए तो मैं उससे आज इतना अच्छा बिहेव कर रही हूँ। शूद्र की मॉम ने शूद्र की तरफ एक स्माइल के साथ देखते हुए जवाब दिया। वही दूसरी तरफ अंजलि इस वक्त एक चेयर पर बैठी हुई थी। इस वक्त उसके टेस्ट जारी थे। जो डॉक्टर उसका टेस्ट कर रहे थे वो अंजलि के क्लीगल रह चुके थे, लेकिन
उन सबका बिहेवियर अंजलि को लेकर काफ़ी रूखा था, जिसे देखकर अंजलि के दिल में काफ़ी दुख महसूस हो रहा था। उन लोगों ने अंजलि के बारे में जो अफवाह सुनी थी, उसके बाद सभी लोग अंजलि को गंदी नज़रों से देख रहे थे। उनके चेहरे पे तो ऐसा लिखा हुआ था वैसे जैसे वो अंजलि को छूना ही नहीं चाहते, नहीं तो वो गंदे हो जाएंगे। वो इस वक्त अपने ब्लड टेस्ट करवा रही थी। डॉक्टर ने उसका ब्लड ले लिया था, इसलिए वो इस वक्त चुपचाप चेयर पर खामोशी से बैठी थी और सभी के हाव भाव नोटिस कर रही थी, जो बस उसके दिल को ठेस ही पहुंचा रहे थे। वो सभी लोग लगभग 1 साल के कलीग्स थे, लेकिन उन लोगों ने अंजलि की तरफ अच्छे से देखा भी नहीं। तभी अंजलि के कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया, जिस पर अंजलि की गर्दन घूमकर उस शख्स को की तरफ देखा। सर, आप यहाँ? आज तो आप मुंबई वापस जा रहे थे ना? अंजलि ने हैरानी से दीपक की तरफ देखते हुए पूछा। वो शख्स जिसने अंजलि के कंधे पे हाथ रखा था, वो दीपक ही था, जो उसे देखने यहाँ हॉस्पिटल आया था। उसने रिसेप्शन पर पूछा तो उसे पता चला कि अंजलि का इस वक्त ब्लड टेस्ट चल रहा था। हाँ, मैं जा ही रहा था। जाने से पहले मैं डॉक्टर मित्तल से मिला, जो उसने मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर हो, इसलिए मैं तुम्हें देखने चला आया। दीपक ने एक स्माइल के साथ अंजलि की तरफ देखते हुए कहा। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको फ़्लाइट भी मिस हो गई, पर आप मुझसे कॉल पर बात कर लेते। ऐसे आपने अपनी फ़्लाइट क्यों छोड़ दी? अंजलि ने एक मायूसी भरे चेहरे के साथ दीपक की ओर देखते हुए पूछा। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं फिर से टिकट बुक करवा लूँगा। अगर मैं तुम्हें अपनी आंखों से नहीं देखता तो मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ठीक हो। मुझे जब पता चला कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में हो तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। दीपक ने अंजलि का हाथ अपने दोनों हाथों में लेते हुए बड़े प्यार से कहा। अंजलि ने उसे देखकर बस एक स्माइल कर दी। हालांकि दीपक एक बहुत अच्छा लड़का था और काफ़ी हैंडसम भी था, लेकिन फिर भी वो अंजलि के टाइप का नहीं था। अंजलि बेवकूफ़ नहीं थी, वो अच्छे से जानती थी कि दीपक के दिल में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी वो ये जाहिर नहीं करना चाहती थी। उसका हाथ छोड़ो, शूद्र की डरावनी सी आवाज़ इस वक्त पूरे कमरे में गूंज रही थी। सभी लोग शूद्र की तरफ देखे रहे थे। शुद्ध दरवाजे पे खड़ा अंजलि के हाथ को देख रहा था, जो इस वक्त दीपक ने पकड़ रखा था। अंजलि ने शूद्र को इतने गुस्से में देखा तो उसने जल्दी से अपना हाथ दीपक के हाथों से छुड़ा लिया। वो अपने दिल में बस यही प्रार्थना कर रही थी कि कहीं शूद्र दीपक का कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स दोस्तों।